ओके, चलो आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। बाकी पार्ट्स तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन ये दोनों जो है ना सेम ही वर्ड्स होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउंस में कोई अंतर ही नहीं होता। देखिए, वर्ड सेम होता है, लेकिन उसके यूज पर डिपेंड्स करता है कि माई सेल्फ कब रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का काम कर रहा है और क्या कहते हैं कि माई सेल्फ कब एम्फैटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हम पहले अच्छी तरह समझते हैं। जस्ट यू शुड कीप कंसंट्रेशन जस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स। आप जो है ना, इफ यू कंसंट्रेट योर माइंड just for 10 minutes in the classroom, I can say with confidence, you shouldn't need to study all these things twice in the room. आप कंप्लीटली क्लासरूम में ही इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और मुझे भरोसा है कि जिस तरह से मैं इसको कंसेप्ट देने के लिए जा रहा हूं कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं और वो बोलते हैं कि सर कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस। देखिए, अगर आप वर्ड का नाम लेंगे तो आपको लगेगा कि नो डिफरेंस है, लेकिन जब ये सेंटेंस में यूज होता है तो पता चलता है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो चलो पहले हम आज जो है ना पूरी कंप्लीटली बाय हार्ट सोल एंड माइंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के कंसेप्ट को समझते हैं। और आप अगर इस चीज को समझ लिए तो जस्ट आई कैन से विद कॉन्फिडेंस आपको रूम में रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब सबसे पहले हम यह समझे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है। तो आपको एकदम श्योर एंड शॉर्ट वे में इस डिफिनेशन को समझना है। बाकी इधर उधर क्या लिखा हुआ है, जस्ट इट इज नॉट योर ड्यूटी टू थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स। एकदम श्योर एंड शॉर्ट डिफिनेशन। आप इसको इस तरह से समझे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो चलो हम देखते हैं। बस ये आपको समझना है कि अ प्रोनाउन रिफ्लेक्टिंग द एक्शन of the verb on the subject, verb on the subject itself is called रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरह से आप डिफिनेशन से चीज एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप इसको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते किसको है। तो अगर इस डिफिनेशन को अगर आप लर्न कर ले, वेरी सिंपल डिफिनेशन में एक ही वर्ड कंसिस्ट है जो डिफिनेशन का पूरा हार्ट है, वो है रिफ्लेक्शंस ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑन द सब्जेक्ट। देखिए एक्चुअली क्या होता है, इस आपको रिफ्लेक्टिंग जो वर्ड है ना, इसी पर पूरा डिफिनेशन डिपेंड करता है। तो आपको सबसे पहली बात ये समझ लेना है कि अ प्रोनाउन रिफ्लेक्टिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी ऐसा प्रोनाउन जो वर्ब के एक्शंस को रिफ्लेक्ट कर करके सब्जेक्ट पर डाल दे। फिर दोबारा सुनो, एक्चुअली ऐसा प्रोनाउन जो वर्ब के एक्शन को रिफ्लेक्ट कर करके सब्जेक्ट पर डाले, तो वैसा माई सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन अगर इस तरह का वर्क नहीं करता है, फिर वो एम्फैटिक में कन्वर्ट होगा। जब मैं आपको एम्फैटिक प्रोनाउंस पढ़ाऊंगा तो इसको भी मैं पूरे कंप्लीटली क्लियर कर दूंगा। फिर एक बार सुन लो, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और माई सेल्फ एम्फैटिक प्रोनाउन भी है, लेकिन हर एक जगह माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता और हर एक जगह माई सेल्फ एम्फैटिक नहीं हो सकता। तो जस्ट आई थिंक वी शुड नो बाय हार्ट सोल एंड माइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। ओनली देन वी कुड ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तभी हम इस चीज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये सिर्फ कह देना देखने में तो सेम लग ही रहा है, ऐसा थोड़ी है कि वाटर हर एक जगह नॉन ही होगा।
ऐसा नहीं है क्या कहते हैं कि मैन हर एक जगह नॉन ही होगा, और ऐसा भी नहीं है कहने का मतलब कि टेबल हर एक जगह नॉन ही होगा। तो ये चीज आपको समझना होगा कि एक ही वर्ड ग्रामर में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रोल लेते हैं, और विदाउट नोइंग द सिचुएशंस एंड द पोजीशंस ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दैट वर्ड। यानी किसी भी वर्ड का बिना सेंटेंस में उसका पोजीशन जाने क्लासिफिकेशन करना बिल्कुल ही गलत होता है। तो आप समझ गए, यानी ऐसा प्रोनाउन जो वर्ब के एक्शन को रिफ्लेक्ट कर करके सब्जेक्ट पर डालेगा उसका नाम क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो कैसे डालता है? जस्ट आई एम गोइंग टू पुट सम एग्जांपल्स। मैं कुछ एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं एंड आई होप जस्ट आई थिंक आप इसको और बेहतर तरीके से क्लियर कर समझ पाएंगे। चलो तो मैं दिखाता हूं आपको। अगर जैसे हम ये लिखते हैं सी कट हर्सेल्फ, देखिए एक्चुअली आप ये नहीं समझ लेंगे कि कट जो है ना आप कट्स लगेगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कट का सेकेंड फॉर्म कट ही होता है। अब कोई देखेगा धाई से कि ओ माय गॉड सी के साथ कट कैसे लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इट इज रिटेन इन द सिंपल पास्ट फॉर्म। इसको मैंने सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्म में लिखा है। तो ये चीज आप हमेशा दिमाग में लेके चले कि हम कभी भी किसी चीज को पढ़े तो जस्ट आई थिंक फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट है तो स्वाभाविक उसमें एस लगाना पड़ेगा। सी कट हर्सेल्फ, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सिंपल पास्ट में जिसका मीनिंग हुआ कि कोई लड़की है जो अपने आप को काट दी। अब देख लीजिए, सी कट, कोई लड़की है काटी, किसको काटी? हर्सेल्फ, स्वयं को, और ये हर्सेल्फ कौन है? सी है। तो डेफिनेटली सी कट हर्सेल्फ, इसका मतलब ये हो गया कि वो लड़की जो है काटी, हर्सेल्फ को काटी, यानी वर्ब का एक्शन कहां गया? हर्सेल्फ पे, और फिर इस एक्शंस को रिफ्लेक्ट करके कहां लेके आ गया? सी पे। तो यानी सी ने काटा, हर्सेल्फ को काटा, और ये हर्सेल्फ कौन है? ये सी है। तो वर्ब के एक्शंस को रिफ्लेक्ट करके कहां लेके आया, यानी प्रावर्तित कर करके फिर सब्जेक्ट पे आ गया। तो यू नो वेरी वेल कि ऐसा प्रोनाउन कि जो वर्ब के एक्शंस को रिफ्लेक्ट कर करके सब्जेक्ट पे लाए उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा देखिए मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम ये कहेंगे दे हार्म्ड देमसेल्व्स इन द पार्टी, दे हार्म्ड देमसेल्व्स इन द पार्टी। यहां देमसेल्व्स क्यों हुआ? यहां देमसेल्व्स नहीं लिखेंगे, देमसेल्फ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि प्लूरल फॉर्म में, इसलिए यहां क्या लिखना पड़ेगा? देमसेल्व्स। तो फिर देखिए सेम, इसका जो काम होगा वो क्या करेगा? वर्ब के एक्शंस को फिर रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं किया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ही नहीं। देखिए एक्चुअली आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, यू कुड बी एबल टू फाइंड इट्स डिफरेंस वेरी इजीली, बहुत इजीली आप इसको डिफरेंस फाइंड कर लेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। तो अब ये देख लीजिए कि दे हार्म्ड देमसेल्फ, ये जो है लोगों ने हार्म्ड किया, किसको किया? देमसेल्व्स को, और ये देमसेल्व्स कौन है? फिर दे, यानी वर्ब का एक्शन गया, कहां गया? देमसेल्फ के ऊपर, और देमसेल्व्स ने क्या किया? फिर एक्शंस को रिफ्लेक्ट करके कहां पे लाया? सब्जेक्ट के ऊपर। जो डिफिनेशन कह रहा है कि अ प्रोनाउन रिफ्लेक्टिंग द एक्शन of a verb on the subject itself is called reflexive pronoun। तो डिफिनेशन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सारे एग्जांपल्स काम कर रहे हैं। और एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि अगर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप एग्जांपल्स लिखेंगे तो 100% उसको फॉलो करेगा, और अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो आपका एग्जांपल सही नहीं हो सकता। तो रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक प्रोनाउन के डिफरेंस को आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए मैं कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का पहले आपको लिस्ट देता हूं ताकि हम कब इसमें सेल्फ लगाएंगे और कब सेल्फ लगाएंगे उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूं। देखिए एक्चुअली हिमसेल्फ क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ होगा। क्यों होगा हिमसेल्फ? क्योंकि ही सिंगुलर फॉर्म में है। योरसेल्फ
योर सेल्फ और योर सेल्फ्स भी होगा, योर सेल्फ्स। एक चीज याद रखना आपको, योर का इस्तेमाल इंडिविजुअल वन के लिए भी होगा और मोर देन वन के लिए भी होता है, इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं यू का मतलब तुम और तुम लोग भी होता है। तो जब सिंगुलर फॉर्म के लिए आप यूज करेंगे तो योर सेल्फ होगा और पुलर फॉर्म में आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए आप, हर सेल्फ क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। इसके बाद क्या होगा, देम सेल्फ्स। इसके बाद इट सिंगुलर है तो क्या होगा, इट सेल्फ। तो एक ही चीज आप दिमाग में लेकर के चले, और मैं सेल्फ होगा, ये माई सेल्फ्स नहीं होगा। तो इस चीज को आपको दिमाग में लेके चलना है कि इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझेंगे। अगर सिंगुलर होगा तो सेल्फ और पुलर होगा तो सेल्फ्स। चलिए एक दो एग्जांपल मैं आपको और देता हूं ताकि आप और क्लियर हो जाए। मैंने कहा ना, क्लासरूम में ही आपको कंप्लीटली लर्न करके चले जाना है, और मैं चाहता रहता हूं कि आप लोग कंप्लीटली क्लासरूम में लर्न कर ले, क्योंकि आप लोग को कभी कभी रूम में पढ़ने का टाइम तो मिलता नहीं, क्योंकि फिर मोबाइल फोन कौन चलाएगा और एंटरटेनमेंट कौन करेगा। तो मेरा ये कोशिश रहता है कि जस्ट आई थिंक यू कुड गेट कंप्लीट कंसेप्ट्स इन द क्लासरूम, कि आप क्लासरूम में कंप्लीट कंसेप्ट ले लें। और हम कुछ और एग्जांपल देता हूं, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, बाकी देता हूं ताकि आपको और 100% फुल्ली कंसेप्ट आपको मिल जाए। चलिए, अगर मैं ये कहता हूं गो एंड लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। अगर मैं आपको ये कहूं कि जाओ और अपने आप को मिरर में देखो, फिर देखिए वर्ब का जस्ट आई थिंक एक्शंस का रिफ्लेक्शन कैसे होता है यहां पे। बस इस चीज को दिमाग में रखना। मैंने क्या करना कि जस्ट किसी भी डिफिनेशन में देखेंगे कि कुछ वर्ड ऐसा होता है जिसके ऊपर डिफिनेशन कंप्लीटली डिपेंड करता है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, गो एंड लुक योर सेल्फ, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे यू छुपा हुआ है, यानी यू गो एंड लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, कि तुम जाओ और अपने आप को शीशा में देखो। तो सिंपली देख लीजिए आप, जैसे कि गो एंड लुक योर सेल्फ, ये कह रहा है कि जाओ लुक करो, किसको, योर सेल्फ को। तो योर सेल्फ फिर एक्शंस को रिफ्लेक्ट कहां कर रहा है, देखिए यू के ऊपर। तो डेफिनेटली जस्ट आई थिंक वर्ब का जो एक्शन है जा रहा है योर सेल्फ पे, लेकिन योर सेल्फ कौन है, यू है, यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि किसी भी तरह से अगर आप एग्जाम्पल लिखते हैं और वर्ब का एक्शंस रिफ्लेक्ट कर करके सब्जेक्ट पर आता है और वहां पर योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, देयर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, इस तरह के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, तो डेफिनेटली वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होगा, वो एम्फैटिक प्रोनाउन नहीं हो सकता। जब मैं एम्फैटिक प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो आपको कंप्लीटली कंसेप्ट दे दूंगा, आप और यही क्लास में समझ जाएंगे। इट इज नॉट नेसेसरी टू जस्ट आई थिंक स्टडी ट्वाइस और थ्राइस गोइंग इन द रूम, इसको 2-3 बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूं, he damaged himself in the fair। कोई लड़का है जो अपने आप को मेला में डैमेज कर दिया। तो अब आप ये देख लीजिए, सबसे पहली बात सेम थिंग, फिर आप देख लीजिए कि ये जो है डैमेज किया, किसको किया, हिमसेल्फ को किया, और ये हिमसेल्फ कौन है, ही है, यानी एक्शंस हुआ गया हिमसेल्फ पे, और हिमसेल्फ एक्शंस को रिफ्लेक्ट करके फिर कहां लेके आ गया, सब्जेक्ट पे। तो डेफिनेटली कि आप देख चुके हैं, जस्ट आई थिंक आई हैव गिवन यू मेनी एग्जांपल्स कि वर्ब का एक्शन हो रहा है, लेकिन उस एक्शन को रिफ्लेक्ट करके सब्जेक्ट पर जो वर्ड ला रहा है, जो प्रोनाउन ला रहा है, वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे।
तो इस चीज तरह से अगर आप मतलब कि आई मीन टू से दैट प्रिपेयर करेंगे तो आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि आपको दोबारा और दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कुड इजिली अंडरस्टैंड बाय हार्ट सोल एंड माइंड. जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द ELP reflexive pronouns, and I hope definitely just I think if you will attend I'm talking next class, I can say with confidence you would be able to understand very well by heart soul and mind. Actually just I think about emphatic pronouns too. तो जब आप एम्पैटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों पढ़ लेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव भी होता है और माई सेल्फ एम्पैटिक भी होता है. वो देखने में मतलब कि सेम है, कहने में सेम है, बट देयर इज मेजर डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथिक प्रोनाउन. तो इस चीज को आपको मतलब कि आई मीन टू से दैट आपको समझना होगा. तो चलिए एक और मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं. आस्क योरसेल्फ. अगर ऐसा कहा जाए आस्क योरसेल्फ मीन्स यहां भी यू छुपा हुआ है, क्योंकि आस्क योरसेल्फ का मतलब हुआ अपने आप से पूछो. अपने आप से पूछो. जब कोई बात होती है ना तो कहता है ना कि एक्चुअली आप इस पर कंसीडर करके देखिए और अपने आप से पूछिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि एक्चुअल फैक्ट क्या है. तो आस्क योरसेल्फ. देखिए फिर क्या करें, आस्क योरसेल्फ का मतलब हुआ यू आस्क योरसेल्फ. तो आपको ये सिंपली समझ लेना होगा कि यू आस्क ये पूछ रहा है किसको, योरसेल्फ को, और ये योरसेल्फ कौन है, यू है. यानी सब्जेक्ट का जो एक्शन है योरसेल्फ पे जा रहा है, फिर रिफ्लेक्ट होकर के सब्जेक्ट पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. मुझे लगता है कि शायद आपको अब कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने में, चाहे आप किसी एग्जाम में बैठे हो या आई मीन टू से दैट कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हो. तो अगर आप इस तरह से साइंस ऑफ लैंग्वेज ग्रामर को पढ़ेंगे तो आई कैन से विद कॉन्फिडेंस you would deserve to use a very formal and polite communication skills, and you would be able to solve the questions of competitive examinations.